वैसे तो सरोज रोज सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी, लेकिन आज उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए उठने में देर हो गई। सरोज की आंख खुली तो देखा कि दिन बहुत चढ़ाया था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। तभी सास की तीखी पुकार उसके कानों में पड़ी। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? घर का इतना सारा काम कौन निपटाएगा? इतनी ही नवाबी थी तो अपने मायके से एक आध नौकर लेकर आना था ना। वो लगातार बड़बड़ा रही थी। हम्म, 3 3 बच्चे जनकर धर दिए, इनको कौन संभालेगा? इनका बाप तो सारी चिंता छोड़कर परदेश में जा बैठा है। जाने कौन सी पढ़ाई है शैतान की आंत की तरह, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और अपने परिवार को लापटका है मेरे सिर पर। हम पहले ही अपने झंझटों से परेशान हैं, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अब इनको भी देखो। सरोज झटपट नहाकर उल्टी सीधी साड़ी लपेट रसोई की ओर दौड़ी। पहले चाय बनाकर घर के सब सदस्यों को पिलाई, फिर अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। उनका नाश्ता पैक करके दिया। उन्हें स्कूल की बस में चढ़ाकर लौटी तो थककर निढाल हो गई थी। अभी तक उसने एक घूंट चाय तक न पी थी। सच पूछो तो उसे चाय पीने की आदत ही नहीं थी। बचपन से ही वो दूध की शौकीन थी। वो गांव में पली बड़ी थी। उसके मायके में तो घर में गाय भैंसें बंधी रहती थी। दही दूध की कहीं कोई कमी नहीं थी। जब वो ब्याह कर ससुराल आई तो उसने डरते डरते अपनी सास से कहा था कि उसे चाय कॉफ़ी की आदत नहीं है, उसे दूध पीना अच्छा लगता है। तब सास ने मुंह बनाकर कहा था, दूध किसे अच्छा नहीं लगेगा भला? लेकिन यहाँ शहरों में दूध खरीद कर पीना पड़ता है। यहाँ तुम्हारे ससुर की तनख्वाह में दूध वाले का बिल चुकाना भारी पड़ता है। बाल बच्चों को दूध मिल जाए तो वही गनीमत समझो। उसके बाद सरोज की फिर मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसने कमर कस ली और काम में लग गई। घर में महाराजिन थी, पर जब वो काम से नागा करती तो सरोज को उसका भी काम संभालना पड़ता था। मेहरी नहीं आई तो सब सरोज का मुंह ताकते रहते और वो झाड़ू लेकर साफ सफाई में जुट जाती। घर में कई सदस्य थे। एक ननद थी जो अपने परिवार के साथ मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति घर जमाई था और सास का बेहद लाडला था। सरोज के अलावा 2 देवर देवरानियां भी थीं, पर वे बहुएं बड़े घर से आई थीं और सास की धौंस की वे बिल्कुल परवाह नहीं करती थीं। तकरीबन रोज ही वे खा पीकर बन ठन कर सैर सपाटे को चल देती। कभी सिनेमा घर में फिल्म देखती तो कभी चाट पकौड़ी खाती। सरोज का भी बड़ा मन करता था कि वो भी घूमे फिरे, पर इस शौक के लिए पैसा चाहिए था और वो उसके पास नहीं था। उसका पति डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए लंदन ये कहकर गया था, तुम कुछ दिन यहीं मेरे माता पिता के पास रहो। मेरे बिना तुम्हें तकलीफ तो होगी, पर थोड़े ही समय की बात है। FRCS की पढ़ाई पूरी होगी और नौकरी लग जाएगी तो मैं तुम लोगों को भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर हमारे दिन फिर जाएंगे। सरोज पति की बात मान गई थी। इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। बच्चों की पढ़ाई की वजह से उसका शहर में रहना जरूरी था। उनके भविष्य का सोचकर वो तंगी में अपने दिन काट रही थी। सास ससुर ने एक मेहरबानी कर दी थी कि उसे अपने बच्चों समेत अपने घर में शरण दी थी, लेकिन वे उसे हाथ पर हाथ धरे ऐश करने नहीं दे सकते थे। सास तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती, दिन भर उसके ऊपर आदेशों के कोड़े दागती रहती। वे उसके लिए खोज खोज कर काम निकालती। वो जरा सुस्ताने बैठती तो उनकी दहाड़ सुनाई देती, अरे बहू, थोड़ी सी बढ़िया उतार ले, खूब कड़ी धूप है, या थोड़ा सा आम का अचार बना ले। उन्हें लगता कि बेटा एक पाई तो भेजता नहीं, कम से कम बहू से ही घर का काम करवाकर थोड़ी बहुत बचत कर ली जाए तो क्या बुराई है। इस महंगाई के ज़माने में 4 4 अतिरिक्त प्राणियों को पालना कोई हंसी खेल तो था नहीं। महीने में एक दिन सरोज को छुट्टी मिलती कि वो पास ही के गांव में अपने माता पिता से मिल आए। उसके बच्चे इस अवसर का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते। चलते वक्त उसकी सास उसके हाथ में बस के टिकट के पैसे पकड़ाती और कहती, वापसी का किराया अपने माँ बाप से ले लेना।
साल में एक बार बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में सरोज को अपने मायके जाने की इजाज़त मिलती थी। वे दिन उसके लिए बड़ी खुशी के होते। गांव की खुली हवा में वो अपने बच्चों समेत खूब मौज मस्ती करती। अपने बच्चों के साथ वो खुद भी बच्चा बन जाती। बात बात पर ठुनकती, थाली में अपनी पसंद का खाना न देखकर रूठ जाती। उसके माता पिता उसकी मजबूरियों को जानते थे, उसकी तकलीफ का उन्हें अंदाजा था। वे उसका मान मनुहार करते, जितना बन पड़ता उसकी मदद करते। चलते वक्त उसके और बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा देते। सरोज को भेंट में एक आध छोटा मोटा गहना गड़वा देते। जब वो अपने माता पिता की दी हुई चीजें अपनी सास को दिखाती तो वे अपना मुंह सिकोड़कर कहती, बस इतना सही दिया तुम्हारे माँ बाप ने। ये जरा सी मिठाई तो एक ही दिन में चट कर जाएंगे ये बच्चे। और ये साड़ी लगती तो नहीं कि असली जरी की है। और ये गहना, महारानी ये मेरी बेटी को ना दिखाना, वरना वो मेरे पीछे पड़ जाएगी कि उसे भी मैं ऐसा ही हार बनवा कर दूं। और ये मेरे बस का नहीं है। सरोज को लाचारी से अपना हार बक्से में बंद करके रखना पड़ता। और बातें वो बर्दाश्त कर लेती थी, पर जब खाने पीने के बारे में उसकी सास तरफदारी करती तो उसके आंसू बरबस ही निकल आते। घर में जब भी कोई अच्छी चीज बनती तो पहले ससुर और बेटों के हिस्से में आती, फिर देवर देवरानी के बच्चों को मिलती। कभी कभी ऐसा भी होता कि मिठाई या अन्य पकवान खत्म हो जाता और सरोज के बच्चे निहारते तरसते रह जाते। उन्हें कुछ नहीं मिलता। सरोज के मायके से कभी भूला भटका कोई सगा संबंधी आ जाता तो उसे कोई पानी तक को न पूछता, और ये बात उसे बहुत अखरती थी। एक बार सरोज बुखार में तप रही थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। कमरे में दिन भर पड़े रहने पर भी किसी ने उसका हाल तक जानने की कोशिश नहीं की थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वो धीरे धीरे चलकर रसोई तक आई और अपनी सास से बोली, माँ जी एक गिलास दूध मिलेगा क्या? मुझसे अब खड़ा भी नहीं रहा जाता। दूध? सास ने मुंह बिचकाकर कहा, अरे बहू, यहाँ दूध अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, तुम गिलास भर दूध की फरमाइश कर रही हो। कहो तो थोड़ी कड़क चाय बना दूं। नहीं, रहने दीजिए माँ जी। कहते हुए वो जैसे तैसे अपने कमरे में आकर लेट गई। उसके माता पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आग्रह करके उसके घर एक गाय भेज दी। अरे बाप रे, ये क्या बहू, इस गाय का सानी पानी कौन करेगा? इस उम्र में मुझसे ये सब नहीं होगा। आप चिंता न करें माँ जी, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, जो करना हो करो, लेकिन एक बात बताई देती हूँ कि घर में गाय आई है तो दूध सभी को मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि तुम दूध सिर्फ अपने बच्चों के लिए बचा कर रखो। ठीक है माँ जी। सरोज ने बेमन से सिर हिलाया। घर के काम के अलावा गाय की सानी पानी करके वो पूरी तरह थक जाती थी, पर और कोई इलाज भी तो नहीं था। दिन गिनते गिनते आखिर वो घड़ी भी आ पहुंची जब उसका पति आशीष लंदन से वापस लौट आया। आते ही उसकी नियुक्ति मुंबई के एक बड़े अस्पताल में हो गई और वो अपने परिवार को लेकर मुंबई चला गया। पति आशीष के साथ कुछ साल तो सरोज के बहुत सुख से बीते। समय मानो पंख लगाकर उड़ चला। बच्चे बड़े हो गए। बड़ी दो बेटियों की शादी हो गई। बेटे ने वकालत की पढ़ाई कर ली और उसकी प्रैक्टिस चल निकली। पर सरोज की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। एक दिन दिल की धड़कन रुक जाने से अचानक आशीष का देहांत हो गया। सरोज पर फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे वो अपने दुख से उबरी। उसने फिर से अपना उजड़ा घोंसला समेटा। अब घर में केवल वो और उसका बेटा दीपक रह गए थे। कुछ समय बीतने पर सरोज उसके पीछे पड़ी कि वो शादी कर ले। अकेला घर भाएं भाएं करता है। तेरा घर बस जाएगा तो मैं अपने पोते पोतियों से दिल बहला सकूंगी। क्यों माँ, हम दोनों ही भले हैं, किसी और की क्या जरूरत। अपने दिन अच्छे से कट तो रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। समाज का नियम है तो मानना ही पड़ेगा। सही समय पर तेरी शादी होना जरूरी है, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मुझे भी तो बुढ़ापे में थोड़े आराम की जरूरत है। तेरी पत्नी आकर
अपनी गृहस्थी संभाल लेगी तो मैं चैन से जी सकूंगी। दीपक थोड़े दिन टालता रहा, पर जब शहर के एक अमीर खानदान की बेटी ज्योति का रिश्ता आया तो वो मना नहीं कर सका। जब उसने ज्योति को देखा तो देखता ही रह गया। अपार धनराशि के साथ इतना अच्छा रूप, मानो सोने पे सुहागा। सरोज ने जरा आपत्ति की, शादी हमेशा बराबर वालों में ही ठीक होती है। वे लोग बहुत पैसे वाले हैं बेटा। तो क्या हुआ माँ, हमें उनके पैसों से क्या लेना देना? बहू बहुत नखरे वाली हुई तो, नकचड़ी हुई तो? ये कोई जरूरी नहीं कि उसे अपने पैसों का घमंड हो ही। आप बेकार में मन में वहम मत पालो माँ। और सोचो, अगर गरीब घर की लड़की से शादी हुई तो वो अपने परिवार की समस्याएं भी अपने साथ लेकर आएगी। हमें उनसे भी जूझना पड़ेगा। बेटे की इस बात पर सरोज ने हथियार डाल दिए। वाह सरोज, तेरे तो भाग खुल गए। उसकी सहेलियां खुश हो रही थीं। बहू मिली है खूब सुंदर, और साथ में दहेज इतना लाई है कि तेरा घर भर गया। सरोज भी बड़ी खुश थी, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका डर सही था। ज्योति माँ बाप की लाडली नाजो सी पली बेटी थी। वो बात बात पर बिगड़ती, रूठ जाती, अपनी मनमानी ना होने पर भूख हड़ताल कर देती, चीखती चिल्लाती, कोप भवन में जा बैठती और घर में सबके हाथ पांव फूल जाते। दीपक हमेशा अपनी बीवी का मुंह देखता रहता था और सरोज को भी हमेशा फिक्र लगी रहती कि पता नहीं किस बात को लेकर बहू बिदक जाए और घर की सुख शांति भंग हो जाए। बहू के हाथों घर की बागडोर सौंप सरोज ये सोचकर निश्चिंत हो गई कि अब वो अपने सब अरमान पूरे करेगी। वो भी अपनी सहेलियों की तरह पोते पोती को गोद में खिलाएगी, घूमेगी फिरेगी। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अब वो अपनी मर्जी की मालकिन थी, एक आजाद पंछी की तरह। कुछ दिन चैन से बीते, पर जल्दी ही उसे अपने अरमानों पर पूर्ण विराम लगाना पड़ा। ज्योति ने घर चलाने की कोशिश तो की, पर उसे किफायत से घर चलाने का गुर मालूम नहीं था। वो एक बड़े घर की बेटी थी। महीने भर चलने वाला राशन 15 दिन में ही खत्म हो जाता। नौकर चाकर अलग से लूट मचाए रहते थे। आए दिन घर में छोटी मोटी चोरी करते और चंपत हो जाते। हार कर सरोज को फिर से गृहस्थी अपने जिम्मे लेनी पड़ी। इधर वो चूल्हे चौके की फिक्र में लगी और उधर उसकी बहू आजादी से घूमने फिरने लगी। ज्योति ने एक किट्टी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जब भी उसकी मेजबानी करने की बारी आती और उसकी सहेलियां उसके घर पर इकट्ठी होती तो वे सारा घर सिर पर उठा लेती, कमसिन लड़कियों की तरह ऊधम मचाती और सरोज से बड़ी बेबाकी से तरह तरह के खाने की फरमाइश करती। शुरू शुरू में तो सरोज को ये सब सुहाता था, पर जल्दी ही वो इस सब से थक गई। उसे मन ही मन लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। उसका बेटा दिन भर अपने काम में बिजी रहता, बहू है कि वो अपनी मौज में मस्त रहती और सरोज घर की समस्याओं को लेकर लस्त पस्त रहती। दिन पर दिन उसकी बहू की मनमानी बढ़ती जा रही थी और सरोज मुंह खोलकर कुछ कह भी नहीं सकती थी। ज्योति की आदतें बड़ी नवाबी थीं। उसको सुबह उठते ही बेड टी पीने की आदत थी। अगर सरोज न बनाए और नौकर ना हो तो ये काम झक मारकर उसके पति दीपक को करना पड़ता था। इस बात से सरोज को बड़ी कोफ्त होती थी। वो सोचती कि ऐसी भी क्या नवाबी है कि उठकर अपने लिए एक कप चाय भी ना बना सके। वो नागभों सिकोड़ती, अपने पति को अपना गुलाम बना डाला। ये भी खूब है, बहू होकर उसे हमारी सेवा करनी चाहिए, पर यहाँ तो सारा घर उसकी ही ताबेदारी में जुटा रहता है। ये अच्छी उल्टी गंगा बह रही है। एक आध बार उसने ज्योति को प्यार से समझाने की कोशिश भी की। बहू, कितना अच्छा हो कि तुम सुबह सवेरे उठकर अपने पति को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाओ। चाहे घर में 1000 नौकर हों, पर पति को अपनी पत्नी के हाथ की चाय ही अच्छी लगती है। माँ जी, ये सब मुझसे तो ना होगा, ज्योति ने मुंह बनाकर कहा। मुझसे बहुत सवेरे नहीं उठा जाता। कोई मुझे बिस्तर पर ही चाय का प्याला पकड़ा दे, तभी मेरी आंख खुलती है। चाहे घर में मेहमान भरे हों, चाहे कोई आए जाए, इससे ज्योति को कोई सरोकार नहीं था।
उसका बंधा हुआ टाइम टेबल था। वो सुबह उठकर जॉगिंग करती या हेल्थ क्लब जाती, लंच तक सैर सपाटे करती, कभी ब्यूटी पार्लर जाती, कभी शॉपिंग करती। दोपहर में घर में उसकी सहेलियां इकट्ठी होती, ताश का अड्डा जमता। वे सारा दिन हा हा ही करती रहती और रह रहकर उनकी चाय पकौड़ी की फरमाइश। दौड़ते दौड़ते सरोज की हालत खराब हो जाती। उसे अपने कामों के लिए जरा भी समय नहीं मिलता था। वो मन ही मन कुढ़ती, पर वो फरियाद करे भी तो किससे? दीपक तो बीवी का दीवाना था। वो उसके बारे में एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे घर में एक बदलाव आया। ज्योति के 2 बच्चे हो गए। अब वो जरा जिम्मेदार हो गई थी। उसने घर की चाबियां हथिया ली, नौकरों को अपने काबू में रखने लगी, स्टोर रूम में ताला लग गया। वो एक एक पाई का हिसाब रखने लगी। इतना ही नहीं, वो घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखने लगी। बच्चों को जंक फूड खाना मना था। घर में ज्यादा तली हुई चीजें नहीं बनती थी। पर बुढ़ापे में सरोज की जुबान चटोरी हो गई थी। उसका मन मिठाई वगैरह खाने को करता, पर ऐसी चीजें घर में लाना मना था। जब उसने अपनी बेटियों से अपना रोना रोया, तो उन्होंने उसे ही समझाया, माँ, इन छोटी छोटी बातों को ज्यादा तुल मत दो। तुम्हारा जो खाने का मन करे तुम उसे खुद मंगा कर रख लो और खाया करो। सरोज ने ऐसा ही किया। उसने चैन की सांस ली। चलो देर सवेर ही सही, बहू को अक्ल तो आई। अब वो भी अपनी बची खुची जिंदगी अपनी मन मर्जी से जिएगी, जहां चाहे घूमेगी फिरेगी, जो चाहे करेगी। पर कहाँ, उसके ऊपर अब 1000 बंदिशें लग गई थी। जब भी वो अपना कोई प्रोग्राम बनाती तो ज्योति उसमें बाधा डाल देती। अरे माँ जी, आप कहाँ चली? आज तो मुन्ने का जन्मदिन है और हमने एक बच्चों की पार्टी रखी है। आप नहीं रहेंगी तो कैसे चलेगा? ओह, मुन्ने का जन्मदिन है, मुझे तो याद ही नहीं था बहू। यही तो मुश्किल है आपके साथ, आप बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हैं। क्या करूं बहू, अब उम्र भी तो हो गई है। वही तो, उस दिन आप अपनी अलमारी खुली छोड़कर बाहर चली गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नज़र पड़ गई। किसी नौकर की नज़र पड़ी होती तो वो आपके सारे रुपये पैसे और गहनों पर हाथ साफ कर चुका होता। बेहतर होगा कि आप अपने गहनों को मुझे दे दें। मैं इन्हें बैंक में रख दूंगी। जब आप पहनना चाहें निकाल कर ले आऊंगी। ठीक है, अब इस उम्र में मुझे कौन सा सजना संवरना है बहू। सब कुछ तुम्हें और दोनों बेटियों को दे जाऊंगी। एक बात और माँ जी, आप रसोई में मत जाया कीजिए। क्यों भला? उस दिन आपने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। रसोइया बड़बड़ा रहा था। ओह बहू, अब आंखों से कम दिखाई देता है, इसीलिए ऐसी गलती हो गई होगी। और कान से कम सुनाई देता है ना? आपके बगल में रखा टेलीफोन घनघनाता रहता है और आप फोन नहीं उठाती। हाँ माँ। दीपक, जो इसी समय कमरे में दाखिल हुआ था, बोला, पता नहीं तुम्हें दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। तुम्हारी याददाश्त एकदम कमजोर होती जा रही है। याद है उस दिन तुमने हम सबको कितनी परेशानी में डाल दिया था? सरोज ने अपराध भाव से सिर झुका लिया। उसे याद आया वो दिन जब हमेशा की तरह वो शाम को टहलने निकली और बेध्यानी में चलते चलते जाने कहाँ पहुंची। उसने चारों तरफ देखा तो जगह बिल्कुल अनजानी लगी। उसके मन में डर बैठ गया। अब वो घर कैसे पहुंचेगी? वो रास्ता भूल गई थी और चलते चलते बेहद थक भी गई थी। पास में ही एक चबूतरा दिखा। वो चबूतरे पर कुछ देर सुस्ताने बैठ गई। सरोज ने अपने दिमाग पर जोर दिया, पर उसे अपना पता याद नहीं आया। वो अपने बेटे का नाम तक भूल गई थी। ये मुझे क्या हो गया है? उसने घबराकर सोचा। तभी वहां एक सज्जन आए। सरोज को देखकर वे बोले, अरे माँ जी, आप यहाँ कहाँ? आप तो खार में रहती हैं, अंधेरी कैसे पहुंच गई? क्या रास्ता भूल गई हैं? चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। घर वाले सब चिंतित से बाहर खड़े थे। दीपक उसे देखते ही बोला, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? इतनी देर तक घर नहीं लौटी तो हम सबको फिक्र होने लगी। मैं अभी कार लेकर तुम्हें ढूंढने निकलने ही वाला था। बस आज से तुम्हारा अकेले बाहर जाना बंद। जब कहीं जाना हो तो साथ में किसी को ले लिया करो।
दीपक उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सरोज की जांच की तो दीपक से बोला, आपकी माँ को अल्जाइमर्स की बीमारी है। जिस तरह बुढ़ापे में शरीर अशक्त हो जाता है, उसी तरह दिमाग की कोशिकाएं भी कमजोर हो जाती हैं। ये बीमारी लाइलाज है, पर जान को कोई खतरा नहीं है। बस जरा एहतियात बरतना पड़ेगा। जाने कौन सी मरी बीमारी है जिसका आज तक नाम भी नहीं सुना, सरोज ने चिढ़कर सोचा। अब उसके बाहर आने जाने पर भी रोक लग गई थी। सरोज अब दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती हैं। किसी को याद आ गया तो उसका खाना और नाश्ता उसके कमरे में ले आता है। अक्सर ऐसा होता है कि नौकर चाकर अपने काम में फंसे रहते हैं और उसके बारे में भूल जाते हैं। और तो और अब तो ये हाल है कि सरोज खुद भूल जाती है कि उसने खाना खाया है कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि उसकी टेबल पर चाय की प्याली रखी रहती है और वो पीना भूल जाती है। ये मुझे दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, वो मन ही मन घबराती है। दिमाग पर एक धुंध सी छाई रहती है। जब धुंध कभी छटती है तो उसे एक एक बात याद आती है। उसे अचानक याद आया कि एक बार ज्योति ने टमाटर का सूप बनाया था और उसे भी थोड़ा पीने को दिया। उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। अरे बहू, थोड़ा और सूप मिलेगा क्या? उसने पुकार कर कहा। थोड़ी देर में रसोइया कप में उसके लिए सूप लेकर आया। सरोज खुश हो गई। उसने एक घूंट पिया तो लगा कि इसका स्वाद कुछ अलग है। उसने रसोइये से पूछा तो वो अपना सिर खुजाते हुए बोला, माँ जी, सूप खत्म हो गया था। मेम साहब बोली, अब इनके लिए दोबारा सूप कौन बनाएगा? सो उन्होंने थोड़ा सा टमाटर का सॉस गर्म पानी में घोलकर आपके लिए भिजवा दिया। ये सुनकर सरोज ने सूप पीना छोड़ दिया। उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसने सोचा, अगर उसने अपनी सास के लिए ऐसा कुछ किया होता तो वो उसकी 7 पुश्तों की खबर ले डालती। एक बार उसको फ्लू हो गया। 3-4 दिन से मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। उसे लगा कि थोड़ा सा गर्म दूध पिएगी तो उसे फायदा पहुंचेगा। वो धीरे से पलंग से उठी, घिसटती हुई रसोई घर की तरफ गई। बहू, 1 कप दूध दे दो, इस समय वही पीकर सो जाऊंगी और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। दूध? ज्योति मानो आसमान से गिरी। ओहो माँ जी, इस समय तो घर में दूध की एक बूंद भी नहीं है। मैंने सारा दूध जमा दिया है दही के लिए। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, सरोज बोली। वो जैसे तैसे वापस अपने कमरे में लौट आई। क्या सबके जीवन में यही होता है? उसने मन ही मन कहा। वो हमेशा सोचती आई कि जब वो बहू से सास बन जाएगी तो उसका रवैया बदल जाएगा। वो अपनी बहू पर हुक्म चलाएगी और उसकी बहू दौड़ दौड़ कर उसका हुक्म मानेगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। कहने को वो सास थी, पर उसके हाथ में घर की बागडोर नहीं थी। उसकी एक नहीं चलती थी। उसकी किसी को परवाह नहीं थी। वो एक अदना सा इंसान थी। दीपक के प्रिय कुत्ते टाइगर से भी गई बीती। टाइगर की कभी तबीयत खराब होती तो उसे एक एसी कार में बिठाकर फौरन डॉक्टर के पास ले जाया जाता। पर सरोज बुखार में तपती रहे तो उसका हाल पूछने वाला भी कोई नहीं था। वो अपनी इस हालत के लिए किसे दोष दे? उसे लग रहा था कि वो एक अनचाही मेहमान बनकर रह गई है। वो उपेक्षित सी अपने कमरे में पड़ी रहती है। उसका कोई हमदर्द नहीं, कोई हमराज नहीं। वो पड़ी पड़ी बस अपने दिन गिन रही है कि कब सांस की डोर टूटे और वो दुनिया से कूच कर जाए। सास होकर भी उसकी ऐसी दशा, ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ती। एक वो भी जमाना था जब वो बहू थी, एक दबी हुई सहमी हुई सी प्राणी जिसका कोई वजूद नहीं था, जो बेजुबान थी और जिस पर मनमाना जुल्म ढाया जाता था। कुछ बहुओं को दहेज के लिए सताया जाता था और कभी कभी तो बेरहमी से जला भी दिया जाता था। आज के जमाने की बहू की परिभाषा बदल गई है। आज की बहू दबंग है, शहजोर है, चुप रहने वाली नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है, एक की 10 सुनाने वाली है। वो किसी के काबू में आने वाली नहीं है। उससे संभल कर पेश आना पड़ता है। उसके मायके वालों पर
कोई बात कहते ही वो आग बबूला हो जाती है, रणचंडी का रूप धारण कर लेती है। ऐसी बहू से वो कैसे पेश आए, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। उसे याद आया कि उसकी सास जब तक जिंदा रही हमेशा कहती रही, अरे बहू, ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध ले कि तेरा खसम तेरा पति बाद में है, मेरा बेटा पहले है। वो कोई आसमान से नहीं टपका है तेरी खातिर। उसे मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखा और जन्म दिया है और मर मर कर पाला है। उस पर तेरे से ज्यादा मेरा हक है और हमेशा रहेगा। सरोज अगर ज्योति से ये सब कहने जाएगी तो शायद ज्योति कहेगी कि माँ जी, आपको अपना बेटा मुबारक हो, आप रहो उसे लेकर, मैं चली अपने बाप के घर और आप लोगों को जल्दी ही तलाक के कागजात मिल जाएंगे। सरोज ये सब सोचने लगी, हाय, तलाक का हव्वा दिखाकर बहू घर भर को चुप करा देगी। सरोज की तो सब तरह से हार थी, चित भी बहू की, पट भी बहू की। सरोज ने अपना सिर थाम लिया। सारी उम्र सोचती रही कि वो सास बन जाएगी तो ऐश करेगी, अपने घर पर राज करेगी। पर आज उसे लग रहा था कि सास बनकर भी उसके जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। क्या ये नए जमाने का दस्तूर था, या बहू की पढ़ाई की करामात थी, या उसके पिता की दौलत का करिश्मा था, या फिर बहू की परवरिश का कमाल था। उसकी बहू तेज तर्रार है, मुंहजोर है, निडर है, आजाद है, काबिल है। और सरोज पहले भी बहू थी और आज सास होने के बाद भी वो बहू ही है।